व्हीकल्स की लिस्ट पर अगर नजर डालें तो यहाँ तक 75 प्लेन्स और सैकड़ों शिप गायब हो चुके हैं। दहशत का माहौल हर जगह छाने लग जाता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इन हादसों की वजह तलाशने लगते हैं और धीरे धीरे पुराने सभी इंसिडेंट सामने आने लगते हैं। इसके ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी जाती हैं, दर्जनों मूवी बनाई जाती हैं, गाने बनाए जाते हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी लिखी जाती हैं। यहाँ एक सुपर डेविल्स पावर है जो यहाँ से गुजरने वाली चीजों को अपनी चपेट में ले लेती है। यहाँ पर सी मॉन्स्टर रहते हैं जो विमानों और जहाजों को निगल जाते हैं, जिसकी वजह से मौसम में अचानक बदलाव होने लगते हैं और बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती हैं। समंदर के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड्स बनने लगते हैं। ये क्लाउड्स कुछ इस तरह के होते हैं, इनमें काफी तेजी से हवाएं चलती हैं। ये हवाएं विमानों को गिराने और जहाजों को डुबाने की क्षमता रखती है। यहाँ ऐसा क्यों होता है, इसकी बहुत सी वजह आपने कई वीडियोस में देखी होगी, थ्योरीज में पढ़ी होगी, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन सबकी एक पेरेंट कॉज है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। और वो क्या है, इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। जैसे कि एलन ऑस्टिन की कहानी। अटलांटिक ओशन का ये एक ऐसा एरिया है जो भी व्हीकल इसकी रेंज में आता है ये उसको निगल जाता है। ये एरिया उतना ही डरावना और खतरनाक सा लगता है जितना किसी हॉरर मूवी में अक्सर देखने को मिलता है। मिसिंग व्हीकल्स की लिस्ट पर अगर नजर डालें तो यहाँ तक 75 प्लेन्स और सैकड़ों शिप गायब हो चुके हैं। उस वक्त इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं था, इसलिए लोग इस इलाके को अलग अलग नाम से पॉइंट करते थे। लेकिन फरवरी 1964 में विंसेंट गतीस नाम के एक अमेरिकन साइंस फिक्शन ऑथर ने अर्गोसी नाम की इस मैगजीन में इस एरिया को नाम दिया द डेडली बरमुडा ट्रायंगल। यहाँ ऐसा क्यों होता है, इसकी बहुत सी वजह आपने कई वीडियोस में देखी होगी, थ्योरीज में पढ़ी होगी, लेकिन वो पूरी सच्चाई नहीं है, क्योंकि उन सब की एक पेरेंट कॉज है जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। और वो क्या है, इसे हम आगे वीडियो में समझेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं। जिनको नहीं पता इस ट्रायंगल के बारे में उनको थोड़ा बता देते हैं। ये फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच का एक ऐसा एरिया है जो एक ट्रायंगल की शेप बनाता है। इसके एरिया की बात की जाए तो ये 5 लाख स्क्वायर माइल्स में फैला हुआ है। यहाँ पर व्हीकल्स के गायब होने का सिलसिला सिर्फ 19th सेंचुरी का ही नहीं बल्कि पिछली कुछ सदियों से चलता आ रहा है। लेकिन लोगों ने इसे तब नोटिस करना शुरू कर दिया जब अमेरिका की फ्लाइट ब्यूरो नंबर 6545 12 लोगों को लेकर अपनी रडार ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरती है। फ्लाइट का कंट्रोल एक यंग पायलट थॉमस आर्थर गार्नर के हाथों में होता है। 9 जुलाई 1945 की शाम 7:07 पर यह फ्लाइट फ्लोरिडा से चलती है और करीब 6 घंटे की उड़ान के बाद अगले दिन सुबह 1:16 पर उनकी लोकेशन बहामास के ऊपर आकर एटीसी को मिलनी बंद हो जाती है। और फिर बार बार कोशिश करने के बाद भी वापस दोबारा ट्रैक नहीं हो पाती। एटीसी को लगता है शायद दुश्मनों ने उन पर अटैक किया होगा, इसलिए मिलिट्री द्वारा इसका करियर स्वीप ऑपरेशन किया जाता है। ये ऑपरेशन लगातार 10 दिनों तक चलता है, लेकिन उसके बाद भी मिलिट्री को कुछ नहीं मिलता और ना ही कोई ऐसा सबूत मिलता है जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि उनके साथ कोई हादसा हुआ होगा। इसका शोक जताते हुए यूएसएफ गार्नर की फैमिली को एक टेलीग्राम भेजते हैं। आपको ये सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि आपका पुत्र थॉमस आर्थर गार्नर MM-3C लगभग 2:15 10 जुलाई 1945 से लापता है, जबकि नियमित प्रशिक्षण उड़ान के दौरान खोज की जा रही है। आपको तुरंत सूचित किया जाएगा। अभी उसकी छानबीन खत्म नहीं होती कि 5 महीने बाद फ्लाइट 19 के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। 5 दिसंबर 1945 को जब फ्लाइट 19 के 5 टोरपेडो बम्बर्स अपनी ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा के नवल एयर स्टेशन से उड़ान भरते हैं, इनको एक एक्सपीरियंस्ड पायलट चार्ल्स ई टेलर लीड कर रहे होते हैं। बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जाकर इन सभी बॉम्बर्स का कंपास काम करना बंद कर देता है और ये 5 बॉम्बर्स मिस्टीरियस तरीके से गायब हो जाते हैं। उसी दिन फ्लाइट 19 को ढूंढने के लिए 14 लोगों की टीम के साथ PBM मैरिनर को भेजा जाता है। ये एक ऐसा प्लेन होता है जो हवा में उड़ने के साथ साथ पानी में तैर भी सकता है। लेकिन चौंका देने वाली बात ये सामने आती है कि उसी दिन मैरिनर भी गायब हो जाता है। बरमुडा ट्रायंगल को लेकर एक दहशत का माहौल हर जगह छाने लग जाता है। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स इन हादसों की वजह तलाशने लगते हैं और धीरे धीरे पुराने सभी इंसिडेंट सामने आने लगते हैं, जिनमें से कुछ रियल इंसिडेंट होते हैं और कुछ मनगढ़ंत कहानियां होती हैं जो अपने फेमस होने के लिए लोगों के द्वारा सुनाई जाती है। जैसे कि एलन ऑस्टिन की कहानी। जो सबसे पहला इंसिडेंट रिपोर्ट किया जाता है वो 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में USS पिकरिंग नाम की शिप का सामने आता है, जिसमें करीबन 90 लोग मौजूद होते हैं। 10 जून 1800 को ये शिप बोस्टन से रवाना होती है और वेस्ट इंडीज के ग्वाडेलोप स्टेशन पर जाकर पहुंचती है। वहां शिप के लोग थॉमस ट्रक्शन की कुछ कमांड्स को अटेंड करते हैं और उसके 10 दिन बाद 20 जून को जब वापस अमेरिका की तरफ रवाना होते हैं तो बरमुडा ट्रायंगल की रेंज में आके लापता हो जाते हैं। दूसरी रिपोर्ट सामने आती है USS वास्प नाम के एक शिप की, जो अमेरिका का एक मिलिट्री शिप होता है। 1814 की शुरुआत में यह भी बरमुडा ट्रायंगल के अंदर आकर अननोन तरीके से गायब हो जाता है। इसी तरह 1824 में वाइल्ड कैट क्यूबा शिप, 1840 में रोजाली नाम का शिप और उसके बाद तो जैसे लाइनें लगती चली जाती हैं।
देखते ही देखते बरमूडा ट्रायंगल इतना मशहूर हो जाता है कि इसके ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी जाती हैं, दर्जनों मूवी बनाई जाती हैं, गाने बनाए जाते हैं और बहुत सारी थ्योरीज भी लिखी जाती हैं, जिनमें से कुछ थ्योरी ऐसी थी जिन्हें साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो एग्जिस्ट करती थी और कुछ ऐसी थ्योरीज भी थी जिन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन था। ऐसी थ्योरीज को हम हाइपोथेटिकल या फिर स्पेकुलन थ्योरी कह सकते हैं। जैसे कि कुछ थ्योरीज में कहा गया था कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं जो इस एरिया को एक पोर्टल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आने वाले इंसानों, जहाज़ों और विमानों को वो अपने साथ लेकर चले जाते हैं और उन पर अपनी रिसर्च करते हैं। यहाँ एक सुपर डेविल्स पावर है जो यहाँ से गुजरने वाली चीज़ों को अपनी चपेट में ले लेती है। यहाँ एक अटलांटिस शहर था जिसके पास क्रिस्टल पावर थी जो समंदर के तल पर आज भी मौजूद है, जिससे नाव डूब रही हैं और विमानों के यंत्र खराब हो रहे हैं। और कुछ थ्योरीज ने तो यहाँ तक कह दिया कि यहाँ पर सी मॉन्स्टर रहते हैं जो विमानों और जहाज़ों को निगल जाते हैं। कुछ ऐसे ही सी मॉन्स्टर्स जैसे हमें मूवीज़ में दिखाए जाते हैं। लेकिन असल में देखा जाए तो इस तरह की थ्योरीज और उनके प्रिंसिपल्स सिर्फ अपनी किताबों और पत्रिकाओं को बेचने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होते हैं। असल में जो चीज़ यहाँ पर देखी गई थी वो थी हाई मैग्नेटिक फील्ड, कोरल रीफ्स, मीथेन गैस, मौसम में अचानक से बदलाव का होना, हेक्सागोनल क्लाउड्स, शैलो वाटर, ईटीसी। लेकिन इनमें से भी कुछ चीज़ें बरमूडा ट्रायंगल के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे कि मीथेन गैस और कोरल रीफ्स। बताया जाता है कि यहाँ पानी के नीचे से मीथेन गैस रिलीज होती है जो पानी के साथ रिएक्ट करती है और पानी की डेंसिटी को कम कर देती है, जिससे नाव के पानी में डूबने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन थोड़ा गौर से अगर इस बात को समझा जाए तो समझ आएगा कि मीथेन एक नॉन पोलर गैस है और पानी एक पोलर मॉलिक्यूल है। और साइंस कहती है कि नॉन पोलर गैस पोलर मॉलिक्यूल में बहुत कम डिसॉल्व होती है और अगर किसी तरह से डिसॉल्व हो भी जाती है तो इससे मॉलिक्यूल की डेंसिटी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पानी की डेंसिटी दो ही कारणों से कम हो सकती है, एक हाई टेम्परेचर के होने पर और दूसरा पानी के अंदर नमक जैसे सब्सटेंसेस के घुलने पर। कोरल रीफ्स की बात करूं तो इसे कहा जाता है मूंगे की चट्टानें। ये समंदर के अंदर छोटे छोटे जीवों के कंकालों से मिलकर बनी होती है। बताया गया है कि ट्रायंगल के अंदर मौजूद है। शिप इन रीफ से टकराते हैं और डूब जाते हैं। लेकिन थोड़ा बारीकी से इस बात को समझा जाए तो ये चट्टानें आमतौर पर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में मौजूद होते हैं, जहाँ पानी की गहराई कम होती है और सनलाइट भी बहुत पहुँचती है। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल तो काफ़ी गहरा है, दुनिया की सबसे गहरी खाइयाँ भी इसी के अंदर पाई जाती हैं। यहाँ का सर्कमस्टेंसेस भी कोरल रीफ्स के अनुकूल नहीं है, इसलिए ट्रायंगल के नीचे इनका होना लगभग ना के बराबर है। दरअसल बरमूडा ट्रायंगल में जो हादसों की पेरेंट कॉज है वो है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम भी जिम्मेदार है यहाँ के होने वाले मौसम में अचानक से बदलाव का, बादलों में बनने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स का, शैलो वाटर का, रग वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉग का, जो कंपास में होने वाली गड़बड़ी की वजह बनते हैं। दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम एक बहुत ही पावरफुल समुद्री धारा है जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती है और बरमूडा ट्रायंगल से होती हुई नॉर्वे तक जाती है। गल्फ स्ट्रीम के तेज बहाव के कारण अक्सर समुद्री सिचुएशंस बदलती रहती है जो जहाजों और विमानों के अनुकूल नहीं होती। इसका गर्म पानी इस एरिया के क्लाइमेट्स और मौसम पर बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से मौसम में अचानक बदलाव होने लगते हैं और बड़ी बड़ी लहरें बनने लगती हैं। समंदर के ऊपर हेक्सागोनल क्लाउड्स बनने लगते हैं। ये क्लाउड्स कुछ इस तरह के होते हैं, इनमें काफ़ी तेजी से हवाएं चलती हैं। ये हवाएं विमानों को गिराने और जहाज़ों को डुबाने की क्षमता रखती हैं। गल्फ स्ट्रीम की स्पीड और डायरेक्शन नेविगेशन को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से कम पास में कई बार नेविगेशनल एरर देखने को मिल जाते हैं, जिसकी वजह से पायलट्स और कैप्टन गलती कर बैठते हैं और ट्रायंगल में भटक जाते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि गल्फ स्ट्रीम तो पूरे नॉर्थ अटलांटिक में बहती है, तो हादसों की वजह बरमूडा ट्रायंगल ही क्यों? इसका रीजन है ट्रायंगल के पास बने इस मिलिट्री बेस और कैंपस का। यहाँ मिलिट्री को ट्रेनिंग दी जाती है और ट्रेनिंग के लिए समंदर का ही रुख किया जाता है, यानी बरमूडा ट्रायंगल का, क्योंकि यहाँ का आसमान खुला है और नीचे सिर्फ पानी है।